मूवी की शुरुआत होती है उस समय से जब हिटलर दुनिया के कुछ सबसे बड़े शहरों पर राज करता था और अब हम देखते हैं कि वो नॉर्वे तक पहुंच चुका है। इसलिए वहां से उसे हटाने के लिए एक गुप्त मिशन बनाया जाता है। इस मिशन में 12 सैनिक नॉर्वे के जर्मन एयर बेस पर जाकर उनकी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इससे पहले जर्मन उन्हें देख लेते हैं और उनके एयर बेस को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, जिससे वह मौजूद सभी सैनिक पकड़े जाते हैं। ये सभी सैनिक पानी से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन जर्मन उन्हें एक एक करके पकड़ ही लेते हैं। अब उसमें से एक सैनिक जिसका नाम जैन है, वो उनके नजर से बचकर पीछे की तरफ भाग जाता है, लेकिन जर्मन उसे भी देख लेते हैं और पूरे जोश के साथ उसका पीछा करते हैं। वो बहुत ही दूर तक भाग निकलता है और एक ऐसा समय आता है जब अंधेरा हो जाता है। अब जर्मन भी हार मानने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने एक नदी भी थी। अगर कोई इसमें गया तो कुछ ही पलों में उसकी मौत तय है, क्योंकि पानी इतना ठंडा था कि किसी के भी पैर सड़ सकते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जैन दूसरी तरफ है, जो उसी पानी में तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है। उसका पूरा शरीर जम चुका है, उसकी हड्डियां कांप रही होती है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता है, क्योंकि यह उसकी जिंदगी की लड़ाई है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो वहाँ के 2 लोकल लोगों से मिलता है, जो उसे बचाते हैं और अपने घर ले आते हैं। वो उसे गर्म कपड़े और खाना भी देते हैं। वह दूसरी तरफ हम जर्मन सेना के सुपीरियर कर्ट स्टैग को देखते हैं। वो इन 12 लोगों की खैर लेने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ केवल 11 लोग ही मिलते हैं। फिर वो अपने आदमी से पूछता है कि 12वां इंसान कहाँ है। उसके आदमी उसे बताते हैं कि वो शायद मर चुका होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में जीवित रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन कर्ट को जैन की लाश चाहिए थी, तभी वो यकीन करेगा कि जैन मर चुका है। इसलिए वो अपने आदमी को आदेश देता है कि जैन को ढूंढ कर यहाँ मेरे पास लाओ। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि उन 11 सैनिकों में से कई को मार डाला जाता है और कुछ को तो बहुत दर्द दिया जाता है, ताकि वो जैन का मिशन बता सके। इधर जैन एक बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है और वो औरत इसकी मरहम पट्टी करती है और फिर वो उसे एक आदमी का पता देती है। तो लेकिन ये आदमी कौन है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैन अपने बचे हुए साथियों की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो उस आदमी से मिलने जा रहा है। उसके जाने के बाद कुछ जर्मन उस बूढ़ी औरत से पूछताछ करने के लिए आते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ बताती ही नहीं, तो वापस चले जाते हैं। वही कर्ट को बस 12वां इंसान ही चाहिए, इसलिए वो उसके साथियों को बेरहमी से पीटता है और उनसे जैन के मिशन के बारे में पूछता है, लेकिन वो सैनिक कुछ बताने को राजी ही नहीं दे। और अब कर्ट का दिमाग हो जाता है खराब। वो कहता है शहर के घर को छान मारो, वो आदमी मुझे किसी न किसी कीमत पर चाहिए ही चाहिए। कर्ट बस ये जानना चाहता है कि क्या कोई इंसान इतनी ठंड में जिंदा रह सकता है। इसलिए वो कैदी को पानी में उतरने के लिए कहता है, लेकिन वो जिंदा रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कर्ट खुद पानी में उतरता है और वो भी जिंदा रहता है। इसका मतलब ये है कि जैन अभी भी जिंदा है। इधर जैन उस आदमी के घर पहुंच जाता है और उनको बताता है कि उस बूढ़ी औरत ने मुझे भेजा है। उस आदमी की पूरी फैमिली जैन को संभालते हैं और उसे गर्म कपड़े देते हैं। अब रात में उस आदमी की पत्नी जैन को बताती है कि वो एक नर्स है और उसकी बहुत सारे दोस्त जर्मन हॉस्पिटल में काम भी करती है, जहाँ पर तुम्हारे साथियों को रखा गया है। अब जैन को ये पता चल चुका है कि उसके साथियों को जर्मन में बंदी बनाकर रखा गया है और उनमें से कई को मार भी दिया गया है। अब ये सुनकर जैन बहुत ही दुखी होता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी है। वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। तभी उस आदमी की बेटी उसके पास आती है और उसे एक नक्शा देती है। जैन नक्शे में स्वीडन ढूंढता है और वो बच्ची उसे बताती है कि स्वीडन उस तरफ है। अब जैन का प्लान है कि वो यहाँ से स्वीडन चला जाए, लेकिन उसके लिए उसे जर्मन सीमा पार करनी होगी, जहाँ 24 घंटे जर्मन सैनिक तैनात रहते हैं। अब हम देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक नॉर्वे के सिपाही के पास एक नर्स आती है, जो असल में उस आदमी की पत्नी की दोस्त है, और वो उस सिपाही को बताती है कि उसका 12वां साथी जिंदा है, लेकिन उस आदमी को इतनी यातना दी गई थी कि यह बात सुनते ही वहीं पर वो दम तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि जर्मन कैंप में बचे हुए सभी लोगों को एक एक करके गोली मारी जा रही है। यह मूवी का बहुत ही दर्दनाक सीन है दोस्तों, जिससे साबित होता है कि सत्ता के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। जिसकी बात कर्ट कहता है कि मुझे 12वें इंसान की लाश चाहिए, लेकिन उसके आदमी कहते हैं कि जैन शायद पहले ही मर चुका होगा। लेकिन कर्ट मानने को तैयार ही नहीं है। उसे हिटलर को जैन की लाश देनी है। इधर जैन उस आदमी के पास पहुंचता है जिसका पता उसे पहले वाले आदमी ने दिया था। इस आदमी के पास एक शिप है जो जैन को स्वीडन तक ले जाने में मदद कर सकता है। रास्ते में वो जैन को एक अखबार दिखाता है जिसके हेडलाइन में जैन का नाम है। वो जैन को बताता है कि कर्ट के लिए ये मामला अभी निजी हो चुका है, क्योंकि कर्ट का एक रिकॉर्ड है कि वो किसी को भी अपने चंगुल से जाने नहीं देता। इसलिए कर्ट को हिटलर से कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। अगर जैन स्वीडन पहुंच जाता है तो ये कर्ट के लिए बहुत ही बड़ी हार होगी और यहाँ तक कि वो मारा भी जा सकता है।
इसलिए कर्ट बर्लिन भेजी जाने वाले रिकॉर्ड में लिखवाता है कि उसने 12 लोगों को मार डाला है, क्योंकि इतनी खोजबीन के बाद भी उसे जैन नहीं मिला था। उसने ये इसलिए किया ताकि उसकी बदनामी न हो। उधर वो आदमी जैन को किनारे पर लाकर छोड़ देता है और आगे का सफर जैन को अकेले ही तय करना होगा। अब जैन स्केटिंग करते हुए उस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ जर्मन सैनिक तैनात होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो उनके बीच से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी वो अचानक से गिर जाता है और हम देखते हैं कि कर्ट भी वही मौजूद है। कर्ट उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब जैन वहाँ से निकल जाता है और काफी आगे चला जाता है, तभी कर्ट को याद आता है कि ये तो वही शख्स है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। और कर्ट तुरंत एक पेन से जैन का पीछा करने लगता है। वो जैन पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी हाथ पैर जम चुके थे। अभी उसे कर्ट का प्लेन दिखाई देता है जो उस पर गोलियां बरसा रहा था ऊपर से। तो जैन और टेडी से भागता है, लेकिन तभी अबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से जैन उसमें दब जाता है और कर्ट का प्लेन भी जैन को नहीं ढूंढ पाता और वहाँ से वो निकल जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जैन उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर अब इतनी जान नहीं बची है। उसे बहुत ही गहरी चोट लगी है, उसके नाखून उतर चुके थे और उसके दोनों आंखों में बर्फ घुस चुकी थी। जैन की हालत बेहद खराब थी, उसकी आंखें भी ठीक से खुल नहीं रही थी। वो इतने लाल थी कि लग रहा था कि किसी ने लावर डाल दिया उसकी आंखों में, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। उधर कर्ट के आदमी जैन को ढूंढने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जब बैलेंस हुआ था। वह उन्हें उसका सामान मिलता है, लेकिन उन्हें जैन का ही नहीं मिलता। जैन के अंदर अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने शरीर को खींचते हुए आगे बढ़ता रहता है। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढक चुका था, वो एक जिंदा लाश की तरह बन गया है। इस दौरान मैरियस और गजन नाम के एक भाई बहन के पास जर्मन सैनिक आते हैं। वो जैन की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं, पर मैरियस और गजन जर्मनी को कुछ भी नहीं बताते। तभी उन्हें पीछे से जैन आता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत जैन को अपने घर ले आता है और उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन वो लेडी जिसका ये घर है वो बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि पूरे शहर में जैन के पोस्टर्स लगे हुए थे कि अगर कोई जैन की मदद करता है तो उसे फौरन गोली मार दिया जाएगा। वह मैरियस और गजन जैन का इलाज करते हैं और उसे खाना देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कर्ट के पास एक सैनिक जैन का सामान लेकर आता है। तो सामान में कर्ट को वो नक्शा मिलता है जो जैन के पास था, जिससे कर्ट अब समझ जाता है कि जैन स्वीडन जा रहा है, क्योंकि वहाँ हिटलर की हुकूमत नहीं है। तो गजन ने जैन की बहुत अच्छी देखभाल की है, जिसके 12 दिन बाद जैन को होश आता है, लेकिन वो यहाँ से जाना चाहता है। तो गजन कहती है कि उसे अभी और आराम करना चाहिए। इसी बीच कर्ट फिर से वहाँ पर आता है, क्योंकि कर्ट को ये पता चल जाता है कि जैन को यहीं कहीं आसपास निकल गया है। इसलिए वो खुद उन घरों की जांच करने के लिए जाता है, लेकिन आज जैन की जान बच जाती है, क्योंकि कर्ट की जैकेट से हिटलर द्वारा दिया गया एक अवार्ड गिर जाता है और कर्ट उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है और वहाँ से वो वापस चला जाता है और इस तरह जैन की जान बच जाती है। अब मैरियस और गजन तय करते हैं कि वो जैन को कहीं दूर ले जाएंगे ताकि कोई जर्मन उसे ढूंढ न पाए। इसलिए अब वो जैन को एक झोपड़ी में छिपा देते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ दिनों तक यही रहना होगा। लेकिन जैन वहाँ पर अकेले ठीक महसूस नहीं कर रहा था। उसे हर दिन बुरे सपने आ रहे थे। उसे लगता है कि जर्मनी ने उसे पकड़ लिया है और उसे पीटा जा रहा है। फिर उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके पैर की 2 उंगलियां सड़ चुकी है और वो उन्हें काटने का फैसला करता है, जो उसे बहुत दर्द देता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसका पूरा पैर सड़ जाता। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वो कितना दर्द में है। अब अकेले 12 दिन के बाद मैरियस और गैटन वहाँ पर आते हैं और जैन को बताता है कि उन्हें जैन को स्वीडन भेजने का तरीका मिल चुका है। ये सुनकर जैन बेहद खुश होता है। इसके बाद वो एक स्ट्रेचर पर रखकर गुफा तक ले जाते हैं और उसे सुला देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लड़के जैन को वहाँ से स्वीडन ले जाएंगे। मैरियस और गैटन ने आज तक बहुत सारे लोगों की मदद की है। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि वो जर्मन है या रूसी, वो बस अपने इंसान होने का कर्तव्य निभा रहे थे। उधर कर्ट को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं उसका रिकॉर्ड खराब न हो जाए, क्योंकि 26 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और उसे जैन के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला। वे गुफा में जैन की हालत बेहद खराब हो रही थी, क्योंकि तापमान बहुत ही कम होता जा रहा था और जैन धीरे धीरे जमता जा रहा था। वो बस इसी उम्मीद में है कि कोई उसे यहाँ से बचा ले जाए। अब 4 दिन बाद मैरियस को लगता है कि जैन स्वीडन पहुंच गया होगा, लेकिन तभी वो लड़का आता है जो जैन को स्वीडन ले जाने वाला था और वो बताता है कि उन्हें जैन मिला ही नहीं। उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जैन को गलत गुफा में छोड़ दिया था। तो मैरियस और उसका साथी तुरंत उस गुफा में जाते हैं और देखते हैं कि जैन पूरी तरह से बर्फ में ढक चुका है। लेकिन जब उसकी सांसें चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है और फिर वो जैन को बाहर निकालते हैं और उसे गर्म सूप पिलाते हैं। वो मैरियस घर आकर गर्दन को ये खबर देता है। गर्दन बहुत ही खुश
खुश होती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। और उसी रात वो लड़के दोबारा आते हैं और जैन को स्ट्रेचर पर रखकर स्वीडन ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ दिक्कतें आती है जिस वजह से वो जैन को एक दूसरी गुफा में छोड़ देते हैं। जब उसकी आँख खुलती है तो वो फिर से गुफा में ही होता है और उसके सामने वही लड़के हैं, जिस पर वो काफी चिल्लाता है। तो वो लड़के कहते हैं कि अभी आपको कुछ दिन यही रुकना पड़ेगा क्योंकि बाहर छानबीन ज्यादा हो रही है जिसमें हमारी जान को खतरा है। तब जैन को एहसास होता है कि उसे अभी कुछ दिन और जर्मनी के बीच रहना होगा। अब एक दिन जैन सो रहा होता है तो उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे ये याद आता है कि कैसे जर्मनी ने उसके जहाज पर हमला कर दिया था और उसके सारे साथी मारे गए थे और वो खुद को इसका दोषी मानता है कि वो अपने साथियों को बचा नहीं पाया। तब उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो कि उसका इलाज कर रहा था। अब इनकी कुछ दिनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। बात करते करते वो उसे अपने दिनों के बारे में बताने लगता है जब उसे कैद कर लिया गया था, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन आज भी उसे इस बात का अफसोस है कि उसने अपने साथियों की जान नहीं बचाई बल्कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और उन सभी की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। तो वो आदमी से समझाता है कि उसे खुद को दोषी मानना नहीं चाहिए, उसे अब जल्द से जल्द स्वीडन जाना चाहिए ताकि वो कर्ट को सबक सिखा सके। दूसरी तरफ कर्ट उस वीडियो को देख रहा होता है जिसमें उसे 12 लोगों को पकड़ने के लिए सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन वो जानता है कि सच्चाई क्या है। वो अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा था। वही हम फिर से जैन को देखते हैं जो अपने हालात से लड़ रहा था और वो हार नहीं मान रहा था, लेकिन अब शायद उसकी मौत के दिन करीब आ चुके थे और उसे वो लड़की दिखाई देती है जिसने उसे नक्शा दिया था। वो कहती है कि अंकल क्या आपने वो मैप खो दिया है? तो जैन सिर हिलाते हुए कहता है कि हाँ बेटा मैंने खो दिया है। वो जाते जाते कहती है कि कोई नहीं, मुझे पता है कि आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे क्योंकि बहादुर और निर्दोष लोगों का रास्ता खुद ऊपर वाला लिखता है। अब पूरे 89 दिनों के बाद जैन उस गुफा से बाहर निकलता है। आज उसे बॉर्डर पार करना है। उसे एक बंदूक दी जाती है और प्लान के मुताबिक उसे जानवरों के झुंड के साथ स्वीडन भेज दिया जाता है जिससे कि जर्मन उसे देख ना पाए। फिर गर्डन मैरी से कहती है कि तुमने उस जगह को अच्छे से साफ कर दिया था ना, क्योंकि मैंने जैन को खुद का एक रुमाल दिया था जिसमें मेरी साइन थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ याद नहीं होता, इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले ही जर्मन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो मैरियस और गर्डन को पकड़ लेते हैं और उन्हें बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि उन्हें उनके बारे में पता चल चुका है। इधर हम देखते हैं कि जैन जानवरों के झुंड के साथ आगे बढ़ रहा है। तभी एक हादसे में उसका स्ट्रेचर छूट जाता है जिस वजह से वो गिर जाता है और जर्मन उसे देख लेते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। वो जैन खुद को बचाने के लिए पहाड़ के पीछे छिप जाता है। फिर वो अपनी बंदूक निकालता है और खुद को मारने की सोचता है, लेकिन तभी एक जानवर वहाँ पर आता है। जैन अपनी बंदूक चला देता है जिससे जानवर भागने लगता है और जर्मन भी उसे देख लेते हैं। लेकिन जैन उनके बीच से होते हुए नॉर्वे की सीमा पार कर स्वीडन पहुंच जाता है, जहाँ पर जर्मन चाहकर भी उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। जैन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच चुका है और कर्ट को जब पता चलता है कि जैन स्वीडन पहुंच चुका है तो वो पागल की तरह हो जाता है। पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा घमंड होने से किसी को लगने लगता है कि वो कभी हार नहीं सकता, लेकिन तब एक इंसान उनकी जिंदगी में आता है जो उनका घमंड तोड़ देता है और कर्ट के लिए वो इंसान था जैन। अब स्वीडन में जैन एक आदमी से मिलता है, या हम उसके हाथों वो देखते हैं जिनसे रस्सी चिपकी हुई थी। वो इतने जोर से उस रस्सी को पकड़ा हुआ था कि वो भूल तक नहीं पा रहा था। वो उस जानवर को शुक्रिया अदा करता है जिसने उसकी जान बचाई। अब 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। अब जैन काफी ठीक हो चुका है और अपनी रिपोर्ट अपने सीनियर को सौंपता है और उसे ब्रेव अवार्ड मिलता है, लेकिन जैन ये अवार्ड लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो बहादुर नहीं है बल्कि वो बुरी औरत मैरियस, गर्डन और वो 4 लोग बहादुर थे जिन्होंने उसे 150 दिनों तक जिंदा रखा। अगर वो नहीं होते तो वो आज यहाँ पर खड़ा ना होता। जिसके कुछ साल बाद जंग खत्म हो जाती है। अब वही मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मैरियस और गर्डन अभी जिंदा है और हिटलर के मारे जाने के बाद कर्ट को फांसी की सजा होती है और इस तरह इस बुराई का अंत होता है और सच्चाई की जीत, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट पे जरूर बताइएगा और ऐसी मूवी इंस्पिरेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।